तो भाइयों और बहनों, मैंने आपको विस्कोसिटी का एक बढ़िया फॉर्मूला पढ़ाया था विस्कस फोर्स का। F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। यहाँ चलो हम पहले उसके लिख लें यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो विस्कोसिटी है वो अपन एरिया बाय डी एक्स पूरा डिराइव करते हैं। ये तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 सेकेंड। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड हो गया। तो एक्चुअली में पास्कल इंटू सेकेंड और इसे शॉर्ट में बोलते हैं पास्क। सेकेंड पावर पासेक। viscosity is पासेक। पासेक मत होता है वार्निंग लिख दो इट्स नॉट पासेक। हाँ वो डिस्टेंस की यूनिट है। इसमें आर आता है ना, इसमें आर आता है, डिस्टेंस की यूनिट है। ये आजकल एनसीईआरटी में अब बचा नहीं। पैरालेक्स वगैरह जब था ये पढ़ाते थे। तो ऐसे ही मैं कभी पढ़ाता नहीं था, पर मैंने कहा कुछ तो डिफरेंस बताऊं, नहीं तो रिया बोर हो रही है। इसलिए मैंने आपकी बार ये भी बता दिया। राजू ने मुझे कल बताया पारसेक जो है वो ऑप्शन नहीं। गलती से हम तो इससे अगर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है तो हो सकता है कि हम वो इसको अज्यूम कर लेंगे पासेक की। इसलिए बताना जरूरी है। जो मन में होता है वही आंखें देखती। आप पूरी जिंदगी मन की आंखों से ही जीते। बिल्कुल से जो ओपिनियन आपके ब्रेन में बना है किसी भी चीज के बारे में वही आपकी आंखें देखती हैं, वही आपके कान सुनते हैं। तो भाई इसकी जो एसआई यूनिट थी जो हमने बताया ना एसआई यूनिट थी। देखिए इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है वॉइस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। लगता है कि देखो इसने तो मुंह गंदा बना ही लिया। ये तो उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, ये तो के आए नहीं ढंग से आज। ये तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत? कुछ डाउट लग रहा है ना तेरे को? डाउट तो लग। पॉइस, सेंटी पॉइस। जब इमोशन से किसी को पॉइजन करते हैं तो उसको सेंटी पॉइस कहते हैं। पॉइस तो एक इम्पोर्टेंट नाम है। पॉइस आपने सुना हुआ होता है, लिख लीजिए सीजीएस यूनिट। इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा लगता है कि एसआई यूनिट है, लिखिए पॉइस इज सीजीएस यूनिट एंड नॉट एसआई यूनिट। पीओआईएसई पॉइस जो है वो सीजीएस यूनिट है, वो एसआई यूनिट नहीं है। ये चिंता की बात है। एसआई यूनिट का एक और भी नाम है इसकी कंप्लीट। इसको थोड़ा बोलना चाहिए ऐसा कायदे से, बड़ा परेशान देखो कि इसमें कॉन्फिडेंट ज्यादा। इसकी एसआई यूनिट का नाम ये भी पॉइस नहीं। अभी लगता है कि इसी का शॉर्ट फॉर्म है और पॉइजन पॉइस। ऐसा लगता है पॉइस में से बच्चा बना है। पॉइस का शॉर्ट फॉर्म, पॉइजनल का शॉर्ट फॉर्म है पॉइस, ऐसा नहीं है। ये बड़े रिस्की हैं। ऐसा ही अगर इन्होंने, अब ये न्यूमेरिकल इसका जब आता है ना तो ये जानकारी पॉइस में देते हैं और आपको लगता है ऐसा ही यूनिट ही। किसी ने कभी पहले पिछले साल गौर किया? तो अभी मैंने फाइनली सही लिखा है क्या? आर यू श्योर? बस ठीक है, इस पे इसका नाम डाल दो क्योंकि मुझे श्योर नहीं है। ये सही है सब, सही है। पर ध्यान से देखिए, ये बहुत रिस्की मामला है, ये मरवा देगा आपको। अगर न्यूमेरिकल आएगा ना इसका तो उसमें सब कुछ वो एसआई में देगा, बस विस्कोसिटी पॉइंट्स में देगा। तो तुमको लगेगा ये भी एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट नहीं है। ऑलराइट, फिर फाइनली हम हेडिंग दे रहे हैं, देखिए स्टोक्स लॉ। यार रिया मैं सोच रहा था मैं इस साल अच्छा तेज पढ़ा रहा हूँ,
साला 28 सितंबर था पिछले साल, इस साल 14 सितंबर है, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। तो इस साल मतलब ये मेरे को सुना रही है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा, इस साल थोड़ा लेट चल रहा है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। चलिए स्टोक्स लॉ लिखिए जल्दी से। लीजिए, इट गिव्स फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, एफ का फॉर्मूला है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। ये भी विस्कस फोर्स है, इसके आगे भी चाहे तो माइनस साइन लगा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के अगेंस्ट चली थी। जब being a frictional force at every instant, being a frictional force at every instant, it is opposite to velocity at that instant. Being a frictional force at every instant, it is opposite to velocity at that instant. So we may put the minus sign. हमारी मर्जी है तो माइनस साइन पुट कर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो v है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी नहीं। अभी तो मैंने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम लिया भी नहीं आपके सामने। ऐसा इंपॉर्टेंट 5 साल वार्निंग लगा के रख दीजिए। दिस v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस भी इंस्टेंट पे बात हो रही है उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, एंड इट इज नॉट टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज नॉट टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी होता तो मैं यहाँ 6π/RBT लिखता। ये टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। बस, तो अब हेडिंग फाइनली आप पढ़ते हैं, हेडिंग दे दीजिए टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, वो इसलिए उतना सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाना है। अपसर्स का मामला क्या होता है वो मुझे पढ़ाना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी मुझे पढ़ना है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करना। उस पर बेस्ड एडवांस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करनी। सिंपल न्यूमेरिकल आप चाहो तो कर लो अपने मजे के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, कि हम चलो तुम पे एहसान कर रहे हैं सर, तुम भी किया, याद रखोगे। हमने तो आर्किमिडीज के भी कर लिए, तुमसे नहीं बनते पर हमने कर लिए। ऐसा सोचना है, उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत जा सकते हैं। हल्का फुल्का पेपर सेटर भी कहीं बियॉन्ड जा सकता है, मुझे मना नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली बोले तो सिलेबस की कोई लिमिट ही नहीं है कायदे से, तो क्योंकि हर चीज तो रिलेटेड है, हर चीज तो रिलेटेड है। छोटा तो सिलेबस की ऐसा कोई बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं की जा सकती। मतलब पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कोई कहानी, तो उसने बिल्कुल बोला था कि ये आउट ऑफ सिलेबस की वजह से हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे, कि वो सब रिलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्ली है तो लाइए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि साहब ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो जा तो सकते हैं, पर वो ठीक है ना, वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा ही मानी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं जहां थोड़ा बहुत यूज करते रहूंगा, मैंने तो कहा था न्यूटन लॉ तक मैं यूज करूंगा, और बल्कि कराया भी था कभी ना कभी तो। अपसरस का मामला आपको आना चाहिए। वेल, देख लीजिए, a spherical object is released a spherical object is released in a long liquid column, full stop. Due to gravity, its velocity goes on increase. डायग्राम में यहाँ बना देते हैं, ये लिक्विड का कॉलम है, पीछे वगैरह का, यहाँ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें है एम जी, और इसमें मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स है 6π का आदमी, चाहे तो खाली खाली बी भी लिख सकते हैं। बी सब तो भी कोई तो भी कांस्टेंट है, इधर एक्सेलरेशन होगा। जो विस्कोसिटी का फोर्स है, या तो पूरा लिख लीजिए 6π/RV, या फिर कोई तो भी कांस्टेंट लिख दीजिए बी, डैम्पिंग कांस्टेंट का कोई तो भी नया नाम उसको दे देते हैं ये लोग। विस्कोसिटी के फोर्स को मैं कह रहा हूँ डी वी।
संदर्भ अब दिख रहा है? पहले तो mg काम कर रहा था, mg की वजह से वेलोसिटी बढ़ी, और वेलोसिटी बढ़ी तो जो ऑपोजिट फोर्स है वो बढ़ रहा है। ऐसा लिख लीजिए, as velocity increases the opposing force increase। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है the opposing force इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ऑपोजिंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब, बल्कि यहाँ पे एक फोर्स और भी है, डायग्राम जब बनाएंगे तो एक और फोर्स बना देते हैं। इस पे है आपका, लिख दीजिए mg इज कांस्टेंट एंड u इज कांस्टेंट। u इज कांस्टेंट पे एक स्टार देते हैं, u कांस्टेंट है, वो तो v dl पे डिपेंड करता है ना, पूरे पूरे स्फीयर की वॉल्यूम, क्योंकि पूरा स्फीयर डूबा हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो कांस्टेंट है। u भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, बस एक विस्कस फोर्स वेरिएबल। तो बस लिख दीजिए, आफ्टर सम टाइम the net force becomes zero. After some time, the net force becomes zero. The acceleration becomes zero. Acceleration becomes zero. So dv by dt is equal to zero. So delta v equal to zero. And v final minus v initial is zero. So v final is equal to v. तो velocity is acceleration zero है, मतलब body is in equilibrium, ऐसा लिख दीजिए। Acceleration is zero, so the body is in equilibrium. Acceleration is zero, so the body is in equilibrium. Acceleration zero है, इसलिए body equilibrium में है। But this is called dynamic equilibrium. This is called dynamic equilibrium, dynamic. Dynamic equilibrium. This is called dynamic equilibrium. मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे हो और सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी मोशन में है और सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाए तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये नाम हमारे लिए खैर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। एफ जीरो है तो बस इक्विलिब्रियम है, फिर परेशान मत हो जाना कि यार पर बॉडी चल तो रही है, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। वेलोसिटी से चलना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना इक्विलिब्रियम ही कहलाता है। बस लिख दीजिए दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। दिस फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये बड़ा पूरा पूरा का पूरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, थियरी वाला भी और न्यूमेरिकल वाला भी और सब कुछ। अगर मैं बेला तो ये ऐसा, ये वेलोसिटी जो है, ये टर्म वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और फाइनली टर्मिनल पे कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन टू में तो जी था, फिर धीरे धीरे प्लस जीरो, ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट। पर एग्जाम में अगर इसका सवाल ये आया तो हो सकता है वो डायरेक्टली इन दो के से हट के कोई ग्राफ पूछे। सी मुझे बताइए, थर्ड बताइए। तो क्वेश्चन लिख दीजिए, ड्रॉ द फोर्स ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ विस्कस फोर्स वेरिएशन विद टाइम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ विस्कस फोर्स वेरिएशन विद टाइम। हाँ, आपको तो ये देखा, आपको उसका थियरी में दिमाग नहीं जाना, तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा, पहले थियरी में है ना फ्रेंड। कल मेरे पास क्लास के बाद लोग, भाई लोग आए, बोले सर ये क्रिकेट बॉल तो आपने बोल दिया कि वो ऐसे घूम जाती है, और हम तो फुटबॉल, हम तो सॉकर वाले आप, फुटबॉल कहाँ है ऐसे जाती है, ऐसे गई और ऐसे गोल, तो समझाओ। आप थियरी पे दिमाग जा रहा है ना।
एक आदमी है वो टेस्ला खरीदने वाला है, बोला ऐसा ये टर्बो इंजन का क्या काम है? इलॉन मस्क उसने निकाला जेब में से। अब यार कहाँ तुम चक्कर में पड़ोगे यार, तुम पहले नीट तो निकाल लो यार, बड़े होते जाओगे सब सीखते जाओगे। भाई रिप्रोडक्शन तुमने 8 क्लास में भी पढ़ा था, तो पन्ना ही फटा रहता था या फ्रेम करवा लेते थे। अभी भी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो और आगे भी पढ़ोगे, तो बड़े होते जाओगे तो सीधा सीखते जाओगे, उस लेवल की आते जाएंगे। ये अगर आपसे कोई तरह इसका फोर्स का ग्राफ बनाइए, तो फोर्स में देखिए फॉर्मूले से सोचिए, फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, 6 पाई ईटा आर डी में एक ही चीज वेरिएबल है वी, इसका ग्राफ वैसा होगा जैसा वी का ग्राफ। मैथमेटिक्स से सोचिए, थियोरी से नहीं पढ़िए। नहीं, सब दिमाग में तो पर पहले वही घूमता है, वो तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, नॉट योर फॉल्ट, बट देन यू हैव टू वर्क एक्टिवली। जैसे ही थ्योरी से बोलना कुछ शुरू करे, अपने आप को एक चांटा जरूर मारे। लगा डेमो, डेमो देके दिखाओ अभी। ठीक है भाई, सोचना ही नहीं है, थ्योरी से सोचना ही नहीं है, लिख के we'll have to think of a suitable formula between the two। हमें इनके बीच में किसी फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। मैंने फिजिकल फोर्स पूछा ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी। अब जैसा वेलोसिटी का अब मेरे को यहाँ ग्राफ बनाते इधर आ गया, यार तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। हाँ, तो इस समय फोर्स मैक्सिमम है, गलत कर दिया क्या मैंने? इक्विलिब्रियम में आना चाहिए ना फाइनली, तो नेट फोर्स जीरो आना चाहिए ना। सही कह रही क्या बात। चलो ठीक है, कुछ तो आता है तुझे इसका मतलब, कुछ तो आता है, थोड़ी बहुत फिजिक्स तो समझ में आती है। बहुत अच्छा बोली कि भाई ये नेट फोर्स का ग्राफ नहीं, तो मुझे भी साफ साफ क्लियर लिखना चाहिए था, ये विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स मैक्सिमम। अगला ग्राफ बनाते हैं नेट फोर्स का ग्राफ, नेट फोर्स का ग्राफ। और नेट फोर्स में सही कह रहा है, और बाद में ये जीरो, ये नेट फोर्स का ग्राफ, ये टाइम पे रहते हैं। एक बारीकी से बात की जा सकती है, जैसा कि ये बता रहा है, पता नहीं, मैं तो फेवर में नहीं हो जाता, पर ये बात सही कह रहा है कि भाई एकदम शुरू में भी एक्सेलरेशन जी थोड़ी ना था, कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि at t is equal to zero, at t is equal to zero, the sphere is immersed in the viscous liquid। t is equal to zero पे sphere को immerse किया viscous liquid में। Find the net force on the sphere at that instant। Find the force on the sphere। तो सभी तो एडमिट में बस दो ही फोर्स है, thrust है। तो हाँ, इस कायदे से अगर पूरा जाने तो बोलना तो ठीक नहीं लगती, ये बात तो मुझे इसका फॉर्मूला ई डी एस डी 1 - dl/ds टाइप का बनाया भी जा सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में फॉर्मूले बनाते थे, मैं तो आजकल नहीं बनाता। ये पूरा बढ़िया लिख लो, याद दिलाता हूँ, नीट 21 का सवाल। नीट 21 में एग्जैक्टली यही सवाल है। इसको फिर उन्होंने ऐसा
चलो मैं ये भी देता हूँ। भाई मैं क्या बोलता हूँ कि मैं जो इस समय ये जो नेट फोर्स है यही तो बॉडी का एपरेंट वेट, इट इज दिस इज आल्सो द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। मतलब पहली तो अच्छा चलो ये तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब थोड़ी देर बाद चलो मैं इस सवाल को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उससे आता हूँ मेरे। हाँ भाई, इसका मतलब अगर मैं शुरू में बॉडी का नेट एक्सेलरेशन निकालूं, इसी सवाल को पार्ट डी कर दीजिए। कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीयर एट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन एट इक्वल टू जीरो। तो बस इस नेट फोर्स को एम से इक्वेट कर देंगे। जिस भी इंस्टेंट आपको नेट पे आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है, जस्ट आप नेट फोर्स को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। भाई हमारा जीरो भाई, अगर नेट फोर्स कभी भी मांग रहा है तो उसकी इक्वेशन लिख के उसे एम से इक्वेट कर दो, ये निकल आएगा। बस सही है, ए इक्वल टू जी इनटू समथिंग। इनिशियली की जो ए है वो एक्चुअली जो है वो जी इनटू वन माइनस बी एस बाई डी है। हाँ ये बात सही है। मैंने जो ग्राफ पढ़ाया वो थोड़ा सा गलत था। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने थोड़ा सा अज्यूम कर लिया था कि बस ये छोड़ा था जब ये तो थोड़ा हवा के बाहर था, लिक्विड के थोड़ा सा बाहर था, तो मैं तो जी था। फिर जैसे ही वो अंदर घुसेगा तो उसके अपरस काम करेगा, तो हाँ एक्सेलरेशन जी से थोड़ा कम माना जा सकता है। अब पे ससुरी अब एमजी नीचे काम कर रहा है, अपरस ऊपर काम कर रहा है, एक फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड जो है वो थोड़ा कम है। शुरू में एक्सेलरेशन एक्चुअली इतना है। अब उस ग्राफ पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शंस पे सब डिपेंड ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, बात ठीक है। और देख लेंगे अपन। तो मैंने जो ग्राफ बनाया था इसमें ये जो जी लिखा था ना, इसको आप चाहो तो जी इंटू वन माइनस डी एल बाई डी एस का। हाँ वो डराने के लिए इक्वल जीरो का एक्सेलरेशन रहता है और फाइनली पक्का जीरो। ये अच्छा ग्राफ बन गया, डेफिनेटली बेटर। तुमको ऐसा ग्राफ बनवाया था क्या? फिर तुमने ऐसी इतनी एम्फेटिकली क्यों कहा कि तुम्हें जी नहीं होगा? कुछ ऐसा पढ़ाया था इससे रिलेटेड बात नहीं क्लिक कर गया अभी। हाँ ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन तो बन गया है। इनिशियली का मतलब हमेशा वो जो जिस जर्नी का इनिशियली से क्या मतलब होता है, जिस जर्नी को आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं उस जर्नी के स्टार्ट होने के बाद की हम बात करते हैं ना। मैंने क्या कर लिया था कि जस्ट यहाँ पे ग्लिसरीन कॉलम पे कि जस्ट ऊपर वो स्फीयर था, छोड़ दिया। तो शुरू में तो जी होगा, फिर जैसे ही अंदर घुसा तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई ना। तो उसी जर्नी को आप बाद में भी देख रहे हो, तो उस जर्नी की इनिशियल पोजीशन में आपको लिखना चाहिए था। यही ग्राफ बेटर है। थैंक यू मिस्टर एम। बेटर तो यही। अगर ऐसा ऑप्शन आ गया, ऐसे ऑप्शन बनाएंगे। ऑप्शन तो बनाएंगे क्योंकि वेलोसिटी का सब पढ़ाते हैं सारे टीचर, सारी कोचिंग पढ़ाते हैं। और एक्सेलरेशन का भी सब पढ़ाते हैं। अब वो डायरेक्ट जो टीचर पढ़ाता है वो एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी सी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो बोलिए नया सवाल हो गया है ना? तो इसी सवाल को या हेडिंग दे देते हैं फिर से कि नेट डिस्कस फोर्स, नेट डिस्कस फोर्स ऑन द स्फीयर एट एन इंस्टेंट एट एन और इवन आफ्टर अ टर्मिनल वेलोसिटी। नेट डिस्कस फोर्स या ये और इवन आफ्टर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी। मैं डिस्कस फोर्स पूछ रहा हूँ। तो भाई अभी क्या होगा, ये एनजी है, ये अप्रोच है, और ये डिस्कस फोर्स। तो सही इक्विलिब्रियम में ना बैठ सकते, तो स्टैंड नहीं रहता।
नहीं, एट अ जनरल एक्सटेंट कार्ड आफ्टर एट अ जनरल एक्सटेंट हटा दीजिए, क्योंकि अगर टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है ओनली देन आई कैन राइट इक्विलिब्रियम। अगर टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है तो विस्कस फोर्स प्लस ऑफ ट्रांसफर एमजी, तो जो विस्कस फोर्स है वो एमजी माइनस यू है, तो इसको विस्कस ड्रैग भी उसने बोला है। ये जो विस्कस फोर्स है, जो विस्कस ड्रैग बोला है, इसमें तो वही है, तो माइनस वी डी एस डी into 1 minus PL by dx is equal to mc into 1 minus PL by dx. Yeah. इतना बनाई थे, इसका ध्यान दीजिए, जो इसका फोर्स है वो इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम आने के बाद इतना, और इसके बाद एक फोर्स कांस्टेंट। अदरवाइज तो नेट फोर्स कम होता जा रहा है, अदरवाइज तो नेट फोर्स कम होता जा रहा है। अगर मैं ज्यादा ग्राफ मेरा अचानक मन कर रहा था एक ग्राफ और बनवा दो, तो ज्यादा ग्राफ बना दूंगा तो और तुम्हारा कंफ्यूजन कर जाएगा, इसलिए लिमिट से ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा ना पढ़ो। जो हमारे टिपिकल टॉपर्स होते हैं उनकी इच्छा होती है इस टॉपिक के बारे में जितना नया कहीं से क्वेश्चन मिलता है, नया क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल बात से खिल जाते हैं, वाह यार इसका तो एक मजेदार नया सवाल किया, वो पर मन पाएगा लॉन्ग। मेरा मन कर रहा था कि एक ग्राफ और बनवा, और सोनाली तो चाहती भी है कि हमें नया नया पढ़ाऊं ताकि मेरी फोटा जैसा हो। नहीं पढ़ा, अच्छा नहीं पढ़ा, ज्यादा कुछ नया, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, और आपको जो भी नया मिलेगा वही ज्यादा याद रहेगा, तो सिंपल भी पूछेगा तो वही ज्यादा आएगा, जानते हो। तो इसमें मैं खैर और बात नहीं करता, इसे डिस्कस ड्राइव कोई भी नया नाम ले सकते हो। तुम्हें बस पहचानना है कि किसकी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, नहीं 21 का सवाल दे रहा हूँ, लिखिए। कहता वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल और मास m and density d, velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin filled with glycerin becomes constant after some time, becomes constant after some time if the density of the glycerin is d by 2, if the density of the glycerin is d by 2। और D21 का पेपर है ना, मैं उसे 25 जैसा ही मानता हूँ, D21 तो पूरा का पूरा 25 जैसा ही माना जाता है करीब करीब। Density of the glycerin is d by 2, then the viscous force acting on the ball will be, viscous force acting on the ball। सॉलिड की डेंसिटी डी है और लिक्विड की d/2, ठीक है ना। बस मैंने आंसर तो लिख दिया, मैंने इसमें एक ही गलती की है सॉल्यूशन में, मतलब आंसर सही है, सॉल्यूशन भी सही है, पर इसमें एक गलती है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो क्या है।
डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया, वो बड़ा गलत किया क्योंकि ये वो डीएल बाय डीएस है कि डीएस बाय डीएल है, मुझे तो यही कभी याद नहीं। हाँ, ये पक्का है कि अगर मैं इसे सॉल्व करता तो नेगेटिव तो नहीं आता। ये 1 माइनस 2 तो नहीं होता, तो ज़रूर 1 माइनस 1 बाय 2 ही हो रहा होगा। But highly desirable, always desirable to derive it from the basics. एमपीटी बनाइए, एमजी नीचे बनाइए, यू ऊपर बनाइए, एफ ऊपर बनाइए और टर्मिनल वेलोसिटी की बात है तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो एमजी इज़ इक्वल टू एफ प्लस यू, इसमें से एफ निकालना है तो एमजी माइनस यू, इतना सा डेरिवेशन हर बार करिए। ये आपको कभी पेपर में सही थोड़ी ना याद आना है, कभी नहीं। अच्छा, आधी जगह आपने सब सही कर भी लिया ना, तो भी 1% ही सही आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर-अंदर काँपो के आप। ठीक नहीं होगा। जितना करो पूरे प्रेशर से और कॉन्फिडेंस से करो। करने के बाद भी सैटिस्फैक्शन ना आए, वो अगले क्वेश्चन में मरवा देगा। करने के बाद आपके अंदर थोड़ा इलेटेड भाव नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है, डर है, तो अगला क्वेश्चन चपेगा। अगले क्वेश्चन में डर के साथ घुसना चाहिए क्या? इसलिए इसे बेसिक से करो। यही अपर लिमिट है, अगर ये नीट 21 का सवाल था, तो ये अपर लिमिट है। और एकदम बेसिक्स पे ही बेस्ड है ना, तो मैं भी तो यही कहता हूँ कि बेसिक्स पे नए सवाल बनाएँगे, ये सवाल कभी आया हुआ थोड़ी ना था कहीं भी पहले। ये नया सवाल था, इतना सिंपल, इतना ईज़ी, नया सवाल। तो डिस्कस फोर हर आदमी टर्मिनल वेलोसिटी पूछता था, इन्होंने डिस्कस फोर्स ही पूछ लिया। डेरिवेशन अगर क्लियर होगा तो नए सवाल आपसे बनेंगे। फिज़िक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है उस लिहाज से। वेल, तो हेडिंग दे दीजिए, कंप्लीट फार्मूला या अच्छा क्वेश्चन पहले लिखिए, नेग्लेक्ट ऑफ थ्रस्ट, नेग्लेक्ट ऑफ थ्रस्ट एंड डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। लिक्विड की डेंसिटी को इग्नोर कर दीजिए, नेग्लेक्ट ऑफ थ्रस्ट, neglect of thrust, derive expression of terminal velocity. तो ये तो ऐसे आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी अगर आएगी तो 6 पाई आर dt होगा, तो 6 पाई बीटा आर dt तो भी इससे आंसर। अब थ्रस्ट की नहीं है तो आज ऐसा भी नया सवाल दे रहा है, इसको तो नए सवाल देने हैं। जितनी मेहनत, जितना सारा आप रट के जाओगे पेपर में, बहुत एक तो 5 चलो 20% काम आएगा। ये हमारी तो तुम छा जाओगे। कुछ तुम्हें फिजिक्स प्रिपेयर करने की आखिरी 10-15 दिन में फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आखिरी 15 दिन में फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम ये सीख गए एक बार के आप नीचे नीचे आता है, ऊपर अपरच आता है, फिर विस्कस फोर्स आता है और उसने क्या किया नेग्लेक्ट फिस्ट अपरच, तो नया सवाल भी आ गया और ज़्यादा आसान भी आ गया। तुम पढ़ते गए थे पूरा लंबी चौड़ी टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनिशन, फॉर्मूला 2/9 r स्क्वायर ds माइनस dl, ये सब इसको रीअरेंज कर लेंगे आंसर आ जाएगा। फिर से सवाल देता हूँ, देखो, viscous force is proportional to viscous force is equal to kg square. viscous force का फॉर्मूला है kg square। फिर से क्या निगलेक्ट मत कर, neglect of thrust, find terminal velocity, neglect of thrust, find terminal velocity। तो बस उसके बाद ऊपर kg square है और नीचे वेक्टर पर kg square एमजी velocity equal to under root mg by q। mg by रूट की। हो गया नया सवाल। डेरिवेशन कहता है कि नीचे होगा, अब थ्रस्ट ऊपर होगा, एफ ऊपर होगा। ये लोग अक्सर तुम्हें पेपर में करीब करीब गारंटी जब न्यूमेरिकल आएगा ना पेपर में, तो कहेगा अब थ्रस्ट को नेग्लेक्ट कर दो। और ऐसा भी नहीं है भाई ये तो ऐसा भी नहीं तो उसमें डीएल को 0 डाल, बेसिक सही करना, ऐसा मत करना कि उसी में कुछ जुगत बिड़ा जाना पहचाना मामला है।
ऐसे लिख दीजिए नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल कंप्लीट फॉर्मूला। तो बेस नॉर्मल पढ़ा देते हैं, तो हमने नए नए मेथड सवाल पढ़ा दिए। नॉर्मल में यही आएगा, ये एम जी आएगा, ये एफ आएगा, ये क्यू आएगा, इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर, तो एफ प्लस यू इज इक्वल टू एम जी, और आपको पता नहीं क्या चीज़ है, सिक्स फाइव थीटा आर बी टी इज इक्वल टू एम जी इंटू वन माइनस डी एल, और जो टर्मिनल लक्ष्य आएगा सॉल्व करने पे फिर ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है कि एग्जाम्पल में रीअरेंज नहीं होने वाला, ये याद ही करना पड़ेगा। और अभी क्लास में ही मैं चितवन से बोर्ड पे लिखवाऊंगा, तो 3 मिनट से देख लो। इसके तो पहले से याद रख लो, से मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, तो फिर चितवन जी बोर्ड के पता नहीं ऐसा क्यों काम है कि ये बड़ी इंटेलिजेंट होती है, बड़ी सिंसियर, तो सारे काम दूर। एजुकेशन से तो नहीं हो पाएगा, कॉलेज बस दिख पाएगा। तुमको ये फॉर्मूला लिख दीजिए, मस्त फॉर्मूला, इट हैज टू बी लर्न। ये पेपर वन में डिराइव नहीं होने वाला, और ये इंपॉर्टेंट है, और इसका खूब न्यूमेरिकल आते हैं। तो याद मैं करवाता हूँ कि रुक जाओ, इन्होंने प्रयास मत करो याद करने का, तो बस मेरी बात अभी ध्यान से सुनो, फिर मेरी बात सुन थोड़ी रही, अभी भी लगी हुई है याद कर। हाँ, ये बात। भाई पहली बात तो ये अलग से लॉजिकली सोचते हैं कि साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो शायद टर्मिनल लॉसेस ज्यादा होगी। आसमान से बहुत गिरती है धीरे धीरे धीरे, और बड़ी बहुत गिरती है। ये टर्मिनल लॉस बारिश के लिए तो वैलिड है। बारिश जब बादल फटता है और जब उसमें से बारिश गिरती है, तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो 100 फ्लोर ब्रैकेट में वैसे the rain requires terminal velocity at a great height. Rain requires terminal velocity at a great above the surface of Earth. बारिश टर्मिनल velocity से ही गिरती है। E square को reduce कर बस ये E square को reduce कर बस C2 ये इन न्यूमेरिकल of terminal velocity, बस 5 स्टार वार्निंग हो गई। क्लियर बोले ना, तो 1 किलोमीटर ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी इतनी है, अब ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी, तो सेम ही है, क्योंकि इसका नाम टर्मिनल आ चुका है, या बहुत थोड़ी ना पड़ेगी, काफी बाउंड मिस्टेक हो सकती है। तो एक बात तो नंबर वन करके ये लीजिए कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया करते हैं, ताकि आप स्क्वायर समझ सकते हैं। बिगर ड्रॉप हैज ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसा देखो, बड़ी ऊंची टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा, पोस्ट का थोड़ी ना कहीं पता लगता है कि कुछ गिरा, और कभी मोटी पोस्ट का थोड़ा बहुत तो पता लग जाता है, कभी कभी इम्पैक्ट आता है। बड़ी बूंद का, मोटी बूंद का कुछ इम्पैक्ट आता है, उससे तो बड़ा आनंद आता है, इसलिए तो बड़ा एरिया पे डिपेंड आता है। नंबर टू लिखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिफरेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिफरेंस। एक बार एक स्टील की बॉल हवा में गिरे, और एक बार स्टील की बॉल पानी में गिरे, तो तुम्हें नहीं लगता कि हवा में ज्यादा तेज गिरे, डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा तेज गिरेगी ना, पानी में कहाँ ज्यादा तेज गिर पाए। नंबर थ्री लिख लीजिए, v का वेलोसिटी, g must be in the numerator,
वेलोसिटी के मामले में एक्सीलरेशन तो न्यूमरेटर में पाओ जी, 3 चीजें हो गई। पहली चीज क्या थी? दूसरी चीज थी डेंसिटी डिफरेंस। तीसरी चीज तो ऑब्वियस है, ये तो न्यूमरेटर में ही आएगा। और नंबर 4 लिख लीजिए, इट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी का टर्म तो नीचे आना ही चाहिए। हाईली विस्कस मीडियम में तो टर्मिनोलॉजी ज्यादा थोड़ी ना हो पाए। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ये ऑपोजिट फोर्स ज्यादा होगा। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताना सही है कि गलत है कि विस्कोसिटी ज्यादा होता है, उतना ज्यादा होता है। तरीका गलत है। सर एक बार अब रिपीट कर दीजिए। उसका फॉर्मूला बोलेंगे ना आप, तो इसके फॉर्मूला में ईटा आता ही नहीं। आप सही कह रहे हो कि जल्दी से फ्लो में बोल दिया और ज्यादा कुछ ज्यादा चिल्ला के बोल दिया। उनको वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी अपथ्रस्ट उतना ज्यादा होगा, पता नहीं ऐसे ही कुछ बोल दिया। अरे अपथ्रस्ट का फॉर्मूला सोचो, थियरी से तो सब कन्वेंशनल लगता है। बिना फॉर्मूला बोले मत बोलना, आंसर मत देना, मरोगे। कुछ नहीं मिलने वाला, तो मेहनत करके देख चुके हो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो खैर पता नहीं मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, हाँ मैंने ये कहा था, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। सोच ही नहीं सकते यार। और वो भी उस केओस की स्थिति में कोई फॉर्मूला ही आपको बचा सकता है। ये नेचुरल तो है कि आपका ध्यान पहले थियरी पे जाएगा, ये नेचुरल। इसी तरह से आपको बड़ा किया गया है जिंदगी भर टीचरों ने, हम सब ने आपको ऐसे ही पढ़ाया है बचपन में। हम टीचरों की ही पॉइंट है। मैथमेटिक्स के टर्म्स में सोचना सिखाया ही नहीं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज, जैसे मैथमेटिक्स लैंग्वेज। और सबसे सुंदर लैंग्वेज मैथमेटिक्स। पैसा, पैसा तो मैथमेटिक्स में ही गिनोगे ना। पैसे की भाषा यानी मैथमेटिक्स। डॉक्टर बन जाओगे, कहीं तमिलनाडु में चले गए प्रैक्टिस करने, भाषा बोलनी नहीं आती पर पैसा तो समझ में आएगा ना, वही है। मैथ्स की भाषा सीख लो, जिंदगी भर काम आएगी। फॉर्मूले से ही फैसले लो केवल। खैर एनीवे, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब ईटा नीचे आना चाहिए। विस्कोसिटी यानी ऑपोजिशन। इतनी से विस्कोसिटी इज ऑपोजिशन टू मोशन, इट इंप्लाइज लेस वेलोसिटी। Viscosity is opposition to motion. Opposition to motion. But implies less velocity. और आखिरी बात ये भी है, अब देखो मैं इसको याद करा रहा हूँ चितवन को, और ये पता नहीं कहाँ कर लगती, क्वेश्चन करने में लग रही। मैं साला गधा हूँ, मैं इसके लिए पूरी याद पता क्या। हाँ बोलते हैं फॉर्मूला बता, उससे करने में लग रही। मैं फॉर्मूला याद करा दूँ, मेरे 15 मिनट वेस्ट हो गए इस चक्कर में। क्या बोलते हैं, कौन सी गाड़ी से आती है? एक्टिवा, गाड़ी का नंबर क्या है? एसवी क्यों? हाँ, 04 क्यों? तो 04 का तो कारण पता होता है ना उन लोगों को, किसको पता 04? भोपाल की जो रजिस्टर्ड गाड़ियां होती है, अच्छा हाँ वो MP 04, ये तो तेरी रजिस्टर श्रीलंका से आई। ये तो तेरी समझ ही नहीं आएगा मेरे को ये सब पाने। चल तू कॉमला ले, याद है बेबी, याद है तो और बनाओ है। चल लिख दे, मास का फॉर्मूला लिख दे, डेंसिटी और वॉल्यूम। अरे कोई नहीं, सब ठीक है। अच्छा शुक्रिया। चल नीचे चल। ठीक है ग्रेट।
ये नहीं मेरा वो इंग्लिश सही था, हिंदी लगता बहुत अच्छा। क्या फटफट थोड़ा बोलना चाह रहे थे? नहीं, नहीं। और एक भी बाहर निकल, भाई सुनो ध्यान से, इसमें मैं ऐसा भी बोलता हूँ, टू बाई नाइन को भी बोलता हूँ तू नहीं, तू और कुत्ते कमीने, तू याद नहीं होता मुझे, तू नहीं, तो तू नहीं, फिर आर स्क्वायर, फिर डेंसिटी डिफरेंस, फिर जी बाई हीटर, है ना? अब मैं तुमसे फॉर्मूला रोज पूछूं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ज्यादा जो काम आएगा ना, या तो नए सवाल आ गए तो आप बच गए, नए सवाल आ गए तो आपके मजे हो गए, आप बच गए क्योंकि आप डेरिवेशन कर दो। ये सब इस पर बेस भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ता है। और अगर आपका जीरो है तो आप इसी फॉर्मूले में चाहे तो डीएल को जीरो डाल सकते हैं। तो डेंसिटी कार्बन मीडियम की लिक्विड की डेंसिटी का कारण लगता है, ऐसा लिख लीजिए, इफ थ्रस्ट इज जीरो, डीएल इज जीरो, तो पुट डीएल इक्वल टू जीरो इन द अबव फॉर्मूला। देखो फिर सुनो, टर्मिनल वेलोसिटी अगर तुम्हें याद हो गया ना फॉर्मूला, अब तुम्हारी टेंडेंसी, तुम इससे चिपक जाओगे, तुम्हारी टेंडेंसी रहेगी कि वो सवाल में कोई भी वेरिएशन करे तुम इसी में कुछ तो भी जुगत बैठा के आंसर निकाल लो, तो वो लालच गलत। डीएल वाला केस है तो चलो फिर भी कर लेंगे, इसके अलावा तुम और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाओगे। ऐसा लिखो, फॉर एनी अदर केस, फॉर एनी अदर केस डू नॉट कीप क्लिंगिंग, डोंट बी क्लिंगिंग, चिपके मत। फॉर एनी अदर केस डू नॉट कीप क्लिंगिंग टू द अबव फॉर्मूला, डिराइव afresh, do not keep clinging to the above formula, derive afresh। आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम ये होगी कि हम चाहेंगे कि जैसे तैसे इसी फॉर्मूले में कुछ कुछ करके नया फॉर्मूला निकाल लो, वो लालच में मत पड़ना। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका कॉस के बी स्क्वायर, ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया ना। कहाँ से तुम इसी टू बाई नाइन से कहाँ से निकाल लो? पर टू बाई नाइन तो तुमने मेहनत से याद किया है, और तुम्हारा थोड़ा फेवरेट फॉर्मूला भी हो जाता है थोड़े समय में, और फिर तुम्हें सब फेवरेट चीजें याद आती है। हम कुछ भी सवाल पूछेंगे तुम चाहोगे कि इसी से कर लें, इसीलिए मुझे शॉर्टकट पसंद नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट आपको पसंद तो आ जाते हैं, फेवरेट तो होने लगते हैं आपको। ठीक है, फिर से अभी एक क्वेश्चन लिखे, 2018 में भी इसका एक बड़ा बेहतरीन सवाल आया था, एक क्वेश्चन लिखी है। मैंने कल आपको एक बहुत बढ़िया सवाल वो भी कराया था, कि मास को वायर से टांगे, तो उसने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूज की वो एनजीएल है, और जो स्टोर की वो हाफ एनजीएल है, बाकी 50% हीट में गई। उसी से एसोसिएटेड बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए, मिला था मुझे? क्या सवाल था यार, क्या मुझे पास सवाल है, अभी भी बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। तो यार भाई सुन, कितना क्या गजब सवाल है। आप देख लो कि आप कितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली और कितने टू बाई नाइन आज पर रट के चले जाओ, काम आया क्या? देखो 2018 का था, मैं देखो, a small sphere of radius r falls from rest, a small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid, small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid, full stop। as a result as a result heat is produced due to as a result heat is produced due to viscous force, as a result heat is produced due to viscous force, full stop। the rate of production of heat the rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to the rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to
एक ऑप्शन आर क्यूब है, एक ऑप्शन के। क्या ही सवाल है यार, क्या ही मतलब मस्त सवाल है। एक ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन कर ली। जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई उस समय रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मैंने पढ़ी क्या? रेट, रेट पे फोकस कर। हाँ, रेट तो अपॉन टाइम, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी क्या? We have to think of power dissipated in heat. We have to think of power dissipated in heat. और मेरी फेवरेट स्टूडेंट काफी कुर्मी, फोर्थ से वेलोसिटी तो मैं बोल भी दिया, हिंट भी दे दिया। हाँ, वो सब मुझे समझ में आ जाता है, और तो कुछ सोची कर नहीं सकता था। तेरी तो मैंने तुझे फेवरेट बोल दिया, तुझे भी पता है कि इससे बड़ा चीज कुछ है नहीं। पावर है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स है 6 पाई बीटा आर dt। एक तो खुद वेलोसिटी में दिया है, वन आर स्क्वायर, तो ये dt है ना बाबा, स्क्वायर, ये dt स्क्वायर, ये आर इंटू आर स्क्वायर स्क्वायर, ये आर आएगा। नहीं भरोसा आ रहा तुम्हारी में, पहले से तो याद होगा ना तुम्हें, तुम्हारे कोटा में याद नहीं कराते थे, समझाते थे। इसमें पहली बात तो ये है कि तुम इससे परेशान मत होना कि साला, साला विस्कोसिटी के चैप्टर में ये हीट में कहां से घुस गई, इससे परेशान मत हो। तुम मैथमेटिकल चीजों को देख। हाँ वही, रुक जा, लिखो, डू नॉट बॉदर अबाउट हीट, इस सब के बारे में मत सोचो, इसकी थियोरी के लफड़े में मत पढ़ो। थिंक ऑफ ओनली मैथमेटिक्स। ये जवाब हमें नहीं मिला है कि खाली हीट कहां से आ गई। भाई वो कहता है, मुझे रेट ऑफ एनर्जी कम, मुझे पावर कम है, कोई डेटा वेटा कुछ तो सवाल दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया सवाल में। सवाल पढ़ के 4 बार लग रहा है इसने दिया क्या है, कुछ भी तो नहीं दिया। हम वहाँ एक वीक में परेशान हो जाए, कहीं इससे रिलेटेड कोई थर्मोडायनेमिक्स में याद आ जाए, थर्मल कंडक्टिविटी याद आ जाए, वहां से ले जाते हैं। आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पकड़नी है, देखिए नया सवाल है, हम हजारों सवाल आपको, इसके 1,000 सवाल करा के भेज दें। पहली बात है इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा अनस्टैंड फालतू प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। अगर आप ये बातें सुन रहे हैं तो ही आप स्मार्ट हो। विस्कोसिटी पे भी फुल डायनेमिक्स और फुल स्टैटिक तो बर्बाद है ही। इवन विस्कोसिटी पे बहुत ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी करते जाओ, देखो ये आ रहे हैं सवाल, क्या ही कर लोगे आप। ये अच्छा है कि मोटे तौर पे हमारी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इस साल जिंदगी में पहली बार वीकली हो रही है। वीकली नहीं ले लेंगे अपन, पिछले साल 15 दिन में रहा होगा, वीकली तो नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। ये इसको तो वही बस उसको पकड़ के बैठ गई थी, तो तब से मेरा फ्लो बिगड़ गया। तेरे कहने पे ही किया था मैंने। नहीं, 6 पाई आर वी में तो वी इंस्टेंटेनियस, ये बात सही है, पर इसने सवाल की लैंग्वेज में क्या बोला था?
व्हेन द स्फीयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। अब सारी बातें सर टर्मिनल वेलोसिटी की ही होंगी। रेट ऑफ हीट मांगा है और टर्मिनल वेलोसिटी की है, केवल बात कर पाएगा। वो भी मैंने फालतू ही बोल दिया कि वी है, वीटी नहीं है, पर शायद उसका कहीं बेनिफिट भी मिल जाए आपको। वो जो वी होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, वो वीटी नहीं होता। ये बात सही है, पर यहाँ उसने क्लियर बोला है कि टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स 6 आर वीटी, और टर्मिनल वेलोसिटी बाद में फिर से आ रही है। इतना रफ वर्क करती है लड़की, पूरे हाथ से ऐसे ऐसा लिखते रहती है, पेन बचाती है। इन्हें क्या कर रही थी ऐसे? मेंटल मत किया करता, थोड़ा सा चेंज करते। वो कहाँ से ट्रैक रख पाएंगे अपन का, जैसे आप। आइए मैं इसकी थियरी समझाता हूँ। इसकी थियरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसने वैसे हमें कहा था कि रेट ऑफ हीट यानी रेट ऑफ एनर्जी यानी पावर, बस इतना मेरे लिए काफी था। और तो सवाल में कुछ दिया भी नहीं था। और प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है तो मेरे को डायमेंशंस में निकाल भी नहीं सकता। कई जब तो छोड़ गए ना यहाँ पे। प्रोपोर्शनैलिटी से इधर पावर है और इधर रेडियस टू द पावर 5 है, पर बीच में और चीजें थी जिनके डायमेंशंस थे, बीटा बीटा था। कई चीजें छूट गई जिनके डायमेंशंस थे, तो डायमेंशन से मैं इस सवाल का कुछ नहीं कर सकते। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हीट वाला लफड़ा आया कहाँ से। हालांकि आप समझ रहे हैं कि हमें जानने की जरूरत नहीं है। पेपर में अगर आप ये पहचान जाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप खूब कचरा कचरा लैंग्वेज के साथ मैंने कल पेपर दिए थे, पर इन लोगों ने बहुत अच्छा कोई पेपर किया है। नंबर थोड़े कम है, कोई बात नहीं, पर वो आप उससे परेशान तो नहीं हो ना जो अदरवाइज हो जाते हैं। मैं तो यही सिखाता हूँ, बस मेरे सिखाने में तो बस इतना सा ही फर्क है कि लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज की परवाह मत करो। सवाल नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, उसकी मैथमेटिक्स को पकड़ना कोशिश करो। बहुत ही गंदी फ्रेमिंग थी सवाल की, डेफिनेटली कल की। फ्रेमिंग से इन्हें फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने उसमें अपने काम काम की बातें छांट ली, वो सीख गए आप। नहीं तो आप परेशानी हो जाते कि साली हीट कहाँ से आ गई है इस चैप्टर में। अरे हमें थ्योरी से लेना ही क्या। कहानी ये है, तुमसे पूछता हूँ तनीषा, कि जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई उसके बाद ये नीचे जा रहा है, क्या टर्मिनल वेलोसिटी आने के बाद ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लूज करेगा? एक बार टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, एक बार टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, क्या ये उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा? अभी काय को करना चाहिए? हाँ, तो मत कंफ्यूज कर मेरी स्टूडेंट। काय को करना चाहिए? अब भाई यूज कर रहा है, एकदम सिंपल कुछ भी बोला क्या है, कुछ भी बोला क्या। हाँ, फिर चढ़ के आती है। सही बोला, तेरी कसम की तो बड़ी चलाएगी, मरवा के चलाएगी। कसम वसम ना खाएगा तू। ये कपड़ी अच्छी है। भाई सुनो, देखो, क्वेश्चन लिख लो। when the ball attains terminal velocity when the ball attains terminal velocity it still goes down. Does it lose gravitational potential energy? Does it lose gravitational potential energy? तो उसका कोई फॉर्मूला बोलो, पोटेंशियल को फॉर्मूला बोलो एनर्जी है। अब तो एच कम हो रहा है, फॉर्मूला तो बोलना ही नहीं ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और कुछ नहीं तो एमजी एच आएगा। हाइट तो कम हो रही है,
तो पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, तो कायदे से काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, पर वो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। जैसा आगे लिख दीजिए डैश करके, आइडियली काइनेटिक वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, बट हियर द वेलोसिटी हैज बिकम कांस्टेंट, velocity has become constant, so kinetic energy is not increasing. Kinetic energy is not increasing. बस kinetic energy increase नहीं हो रही है, तो heat is out. Therefore, the entire gravitational potential energy lost, entire gravitational potential energy lost must be getting converted into heat. Must be getting converted into heat. और important message क्या है आपके सामने आ रहे हैं कि थियोरी की लफड़े में मत पड़ो, मैथमेटिक्स से पकड़ो। अपने भी साली हीट का नाम कहाँ से आया हमें मतलब नहीं है, ये है क्या चीज, व्हाट इज इट मैथमेटिकली, इट्स अ ब्लडी एनर्जी। मुझे रेट का हीट पूछा है ना, मुझे रेट ऑफ एनर्जी पूछा है, रेट ऑफ एनर्जी में पावर ऐसे सवाल कर, और थियरी को बीच में मत आने दो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लूज लॉ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका भी फैसला फॉर्मूले से लो, जहां तक सके हो सके फॉर्मूला फैसले से लो, और फॉर्मूला से फैसला लो और फॉर्मूले से फैसला ना आ पा रहा हो तो सवाल को छोड़ दो या गलत कर दो जल्दी से, 2 4 5 7 15 सेकंड में उसका जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो नेगेटिव जितने पर। इसमें शायद मेरे को एक आखिरी बात आपको यही पढ़ानी है, वैसे तो चैप्टर समाप्त हो गया विस्कोसिटी का, अब बस इतना ही लिख दीजिए। एक क्वेश्चन है, when small drops merge together to form a big drop, and small drops merge together to form a big drop, find the ratio of terminal velocity of the big drop, terminal velocity of the big drop to that of one small drop, find the ratio of terminal velocity of big drop to that of one small drop. This is the answer multiplier. Analysis. What is what is it? इसका आंसर है कि पार्टिकल इसका आया आंसर आता है 2 2
तो हम बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि आपसे याद करें और डेरिवेशन की एबिलिटी चाहिए। बात सही है कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो ये इक्वेशन बनती है। एक छोटी छोटी बूंदों की वॉल्यूम छोड़ो एक बड़ी बूंद की वॉल्यूम कैंसिल हो जाती है। आर क्यूब तो आर क्यूब तो आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। विश्वास आए या ना आए, कभी कभी मैं फॉर्मूला में बैठता हूँ तो मैं तो गलत है। मैं तो कभी कभी अचानक ऐसा लिख देता हूँ R is equal to n to the power 1। थोड़ा सा तो कम से कम लिखने की स्टार्ट तो करना, फिर उससे ठीक हो जाएगा। बड़ा वाला ही तो एन टू द पावर 1 वैसे ही आएगा। ये फॉर्मूला गलत हो सकता है, प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये तुम जैसे गधे लोगों से ही होता होगी गलती, हमसे नहीं होती। विगत में हो जाती है। अब जो वेलोसिटी दैट्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बी स्मॉल आर बिग अपॉन आर स्मॉल का स्क्वायर। आर आर स्मॉल है पावर मैं उसका पर्सन मालूम है मुझे क्या क्यूबिक स्क्वायर मुझे पसंद नहीं। एन के क्यूबिक रूट का स्क्वायर, अगर मैं बोलता हूँ 1000 बूंदे हैं तो कितना आएगा? हाँ, शाबाश, लावण्य वाज द फर्स्ट, दैट्स ऑल। क्यूबिक रूट का स्क्वायर। गुस्सा नहीं दिखा चेतन, गुस्सा आ रहा है ना तेरे को? थोड़ा सा आ रहा है? नहीं कर, कोई फायदा नहीं। गुस्सा पढ़ाई में निकालो, इस साल आज इतना सारा पढ़ देंगे आज। अब दिखाई देते हैं इनको मंडे के टेस्ट। हाँ, मंडे को ही। कम से कम फिजिक्स में तो दिखा दो, कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में तो दिखा दो। आई थी तेरे लास्ट केमिस्ट्री में कितने आए? देखो, एक सब्जेक्ट मारना है आपको, एक सब्जेक्ट में उस रेंज में चले जाओ, 170 की रेंज में चले जाओ एक टेस्ट में। चलो बाय।